ओ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः। सभ्य सामाजिक गण, आज हम आयुर्वेद में ऋतुचर्या और ऋतुचर्या में भी ग्रीष्म ऋतुचर्या कैसी हमारी होनी चाहिए। चर्या का मतलब आहार विहार। तो पहले हम आयुर्वेद में जो ऋतुचर्या है उसका पहले व्याख्यान में भी हमने चिंतन किया। उसका मूल आधार मैंने बताया था, सूर्य और चंद्रमा, ये दोनों कैसे हमारे शरीर को प्रकृति के माध्यम से धारण करते हैं। आगे आचार्य कहते हैं कि अब प्रश्न मन में आता है कि जी पंच महाभूत हैं, तो ये सूर्य और चंद्र ही कहा कि पंच महाभूतों में कहते वायु जो है उसका भी ऋतुचर्या में संवत्सर चक्र में बहुत बड़ा योगदान है। ये सूर्य और जो चंद्र हैं ये वायु के साथ मिलकर के पृथ्वी का क्या कर रहे हैं, भरण पोषण धारण कर रहे हैं। एक तो देखो आगे क्या कहते हैं। हमने बात की कि उत्तरायण में सभी मनुष्य, लता, पशु पक्षी आदि इनका बल क्षीण होता है उत्तरायण में क्रम से। उत्तरायण किसका नाम था? शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। दक्षिणायण में धीरे धीरे बल बढ़ता है, क्योंकि 21 जून को सूर्य अपनी चरम सीमा पर उज्जैन के पास जो कर्क बिंदु है वहाँ आ जाएगा और उसके बाद वो दक्षिणायन हो जाएगा। अर्थात उसका जो बल धीरे धीरे बढ़ रहा था, ये कहा था ना उत्तरोत्तरम, धीरे धीरे सूर्य जो है आप्यते, और दक्षिणायन में कौन आप्यते? सोम, चंद्रमा बढ़ता है। अब चंद्रमा बढ़ेगा, तो चंद्रमा बढ़ेगा तो चंद्रमा हमारे रस रक्त आदि धातुओं की वृद्धि करेगा, उनको पुष्ट करेगा। सूर्य ने जो सुखा दिए थे उनको ये बढ़ाएगा, ऐसा हमने पढ़ा। अब इसके पीछे आगे आचार्य कहते हैं शीतांशु क्लेदयति उर्विम विवस्वान शोषयत्यपि। सूर्य और चंद्र की बात है ना। शीतांशु, शीत है अंशु किरणें जिसकी, कौन? चंद्रमा। भगवान सोम जो है चंद्रमा आप्यते, अब बलशाली होता है। तो हो गया, वो क्या करता है? उर्विम, भूमि को क्या करता है? क्लेदयति, क्लेद से युक्त करता है। और गर्मी सूर्य क्या करता है? विवस्वान शोषयति, वो सुखाता है। हम सब अगले ग्रीष्म ऋतु के आखिर में आप देखना, जून में सबके शरीर सूखे, बुरा हाल, पानी पी, शरबत पिएंगे, ये खाओ वो खाओ, नहीं तो बहुत बुरी स्थिति हो जाती है, सब कुछ सूख जाता है, लताएं वनस्पतियां सब। और वर्षा आते ही जो भूमि सूखी पड़ी थी 2 दिन के बाद वर्षा हुई और उसके अंदर अंकुरण हो जाता है। तो वो भगवान जो सूर्य है वो जिसको सुखाता है, चंद्रमा क्लेदयति, उसको गीला करता है। तो भूमि को ऐसा करता है, भूमि को सुखाता है, भूमि को क्लीन गीला करता है। मतलब क्या हुआ? भूमि पर स्थित मनुष्य, पशु पक्षी, लता वनस्पति आदि जितने भी भूमि पर आश्रित हैं उन सबको ऐसा करते हैं ये दोनों। अब ये क्या कहा? तौ उभौ संसृत्य वायु पालयति प्रजा। ये दोनों तो ये कार्य करते हैं। कहते हैं वायु की बहुत बड़ी भूमिका है इसमें। तौ उभौ, सूर्य और चंद्रमा दोनों का आश्रय लेकर के वायु क्या करती है? प्रजा पालयति, प्रजा का पालन करती है वायु। दोनों कैसे करते हैं आप देखो। शीतकाल में, दिसंबर में, हेमंत ऋतु में कैसी होती है वायु? काटती है, कितनी शीतल हो जाती है। और अब जून में कैसी होगी? कितनी गर्म होगी।
उस समय भी ऐसी काटेगी सुखाएगी। तो वायु क्या है? योग वाही है। आयुर्वेद में ऐसा जो कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? योग वाही। जिसके साथ जुड़ा उसके साथ वह मानी बह गए। तो ये जो वायु है ये प्रजा का पालन कर रही है। मनुष्य, पशु, पक्षी, लता, वनस्पतियाँ आदि जो पृथ्वी पर जिनका आश्रय है वो सारे प्रजा हैं और उनका ये पालन कर रही है। किनका? सूर्य और चंद्रमा का आश्रय लेकर के। ये सिद्धांत समझ में आए। तो वायु कैसी चल रही है? रुक्ष है, शीतल है, उष्ण है, सम है, पूर्वी है, पश्चिमी। आपने लोक में देखा नहीं होगा, यहाँ क्या कहते हैं? अरे भाई पूर्वी हवा चल रही है। वृद्ध लोग क्या कहेंगे? आज परवा चल रही है, जोड़ों में दर्द हो रहा है। पश्चिमी हवा चलेगी, क्या होगा? निरोग कारक होती है, वो फसलों में रोग नहीं लगता। पूर्वी हवा चलेगी, फसल पीली पड़ जाएगी, उनमें जीवाणु तरह तरह के होकर के उनको खराब कर देंगे। तो ये वायु सब का पालन करती है, इतना प्रभाव पड़ता है। आगे आयुर्वेद में जो विचार करेंगे तो वो बताएंगे ऋतु के अनुसार। तो ये करती है। तो कहते ऐसे ये दो अयन मिलकर के संवत्सर बन गया, 6 ऋतुएं हो गई। उसका हमने ऋतुओं में कौन कौन से रसों की वृद्धि होती है ये बता दिया। 6 रस हैं, 6 ऋतुएं हैं, उनके अनुसार हमारे शरीर का पोषण और शरीर का क्षरण होता है। ये ठीक है। अब एक और मैं बता दूं भारतीय लोगों की दृष्टि से। भारत बहुत बड़ा है। आ सिंधो सिंधु पर्यंतम, सिंध नदी, लद्दाख जहाँ जो उद्भव है उसका, सिंधु से सिंधु समुद्र पर्यंत, इसका नाम भारत। इसमें सदा एक जैसा हर जगह वातावरण नहीं होता। केरल, कन्याकुमारी में और वहाँ अंतर मिलेगा ना। हम हरियाणा में बैठे हैं, मैं जो व्याख्यान में बताया करता हूँ, हरियाणा जो करनाल और महेंद्रगढ़ जिला, भिवानी जिला, गुड़गांव, मेवात का जो जिला, रेवाड़ी का जिला, उसमें इसमें ही 1 सप्ताह का अंतर होता है ऋतु का। और पिंजौर का उसमें तो 12-13 दिन का अंतर मिल जाएगा, हरियाणा में ही। क्यों? सूर्य किस अक्षांश पर है, उस अक्षांश से उस जहाँ हम रह रहे हैं सूर्य की किरणें कैसी पड़ रही हैं, तिरछी हैं, सीधी हैं, क्या उसका प्रभाव पड़ता है। और उसी के अनुसार फिर वायु है, और उसी के अनुसार फिर ये मनुष्य, पशु, पक्षी आदि रहते हैं। तो 6 ऋतुएं जो हैं इनका आयन छह जो ऋतुएं हैं उनमें प्राविर्ण और शिशिर, इसका आचार्य अलग अंतर करते हैं। जो भारत का मध्य भाग है, विंध्याचल है, उससे नीचे का भाग यानी नर्मदा नदी मान लीजिए, उससे नीचे शिशिर ऋतु नहीं होती और उससे ऊपर प्राविर्ण ऋतु नहीं होती। अर्थात दक्षिण भारत, मध्य भारत से नीचे 2 वर्षा ऋतुएं हैं, वर्षा और प्राविर्ण। आप देखोगे अभी केरल में 1 जून को आ जाएगा क्या मानसून, और अंडमान निकोबार में उससे भी 5-4 दिन पहले आ जाएगा। और भारत में, और अब हम हरियाणा में रहते हैं, उत्तर भारत में, और उसके बाद जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और इधर का जो आपका हनुमानगढ़ है, वहाँ 10 जुलाई के करीब मानसून पहुँचेगा। वहाँ से जाएगा, हिमालय से टकराएगा, देर तक पहुँचेगा ना। और 15 अगस्त के बाद दक्षिणी हरियाणा, और 20 अगस्त के बाद ही लगा लीजिए, और राजस्थान का तो 15 अगस्त लगा लीजिए, वो जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ मानसून समाप्त हो जाएगा और धीरे धीरे समेटने लग जाएगा। और सिमटता सिमटता दक्षिण में सितंबर के आखिर में मानसून समाप्त होगा, ऐसे आया जाएगा। तो इसलिए प्राविर्ण और शिशिर, तो उत्तर भारत में वर्षा ऋतु एक होती है, शिशिर ऋतु सर्दी की अतिरिक्त है। और कौन सा? दक्षिण भारत, विंध्याचल से नीचे का, मोटे रूप से मैं मान लीजिए आपको नर्मदा नदी बता रहा हूँ, उससे नीचे, तो वहाँ वर्षा के 4 महीने हैं, 4 महीने वर्षा के हैं। और यहाँ क्या है, सर्दी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य बहुत उज्जैन तक ही आता है और फिर वहाँ से वापस लौट जाता है, तो यहाँ सर्दी की ऋतु ज़्यादा होती है। तो यहाँ शिशिर है।
और वहाँ शिशिर ऋतु नहीं होती, हेमंत होती है। तो आयुर्वेद के ग्रंथों में प्रावृढ़ और शिशिर इसका अलग अलग भी वर्णन है, तो ये बात भी समझ में आनी चाहिए। अब ऋतुओं का जो आधार है वो सूर्य है, और सूर्य के आधार पर 2 अयन कर दिए। तो आयुर्वेद के आचार्य कहते हैं उत्तरायण में, आयुर्वेद में उत्तरायण को क्या कहते हैं? उत्तरायण शब्द तो ज्योतिष का शब्द है। उत्तर अयनम, सूर्य का उत्तर की तरफ, अयन मानी गमन, दक्षिण अयनम, दक्षिणायनम, दक्षिण गमन। आयुर्वेद के आचार्य क्या कहते हैं इसको? आदानम, आदान काल कहते हैं। उत्तरायण को आदान काल कहते हैं। क्यों कहा आदान काल? सिद्धांत पे जाइए पीछे, कि उत्तरायण में सूर्य जो है उसकी किरणें तीक्ष्ण होती हैं, सूर्य बलशाली होता है। बलशाली होगा तो सूर्य क्या है? अग्नि तत्व प्रधान है। चंद्रमा क्या है? सोम तत्व प्रधान है। और अग्नि क्या करती है? जो आप्य भाग है, जो तरलता है, जो क्लेद गीलापन करती है, जो कफ है, जो जलीय अंश है, उसको सुखाता है। कौन? सूर्य। तो आदानम आग्नेयम ऐसा कहते हैं। कौन? आयुर्वेद के आचार्य कहते हैं आदानम आग्नेयम। आदान काल आग्नेय है, अग्नि तत्व प्रधान है उसमें। और दक्षिणायन को क्या कहते हैं? विसर्ग काल। दक्षिणायन को क्या कहते हैं? तो आदान का मतलब क्या हुआ? ग्रहण करना। आदान का मतलब क्या हुआ? ग्रहण करना। तो सूर्य जो है उसका है आदान काल। उत्तरायण, सूर्य क्या करता है? ऐसे अपनी किरणों से सब जलीय अंश को, आप्य भाग को, तरलता को, जिसे आप कफ कह सकते हैं आयुर्वेद की भाषा में, उसको वो खींच लेता है। और दक्षिणायन क्या है? विसर्ग काल है। विसर्ग मानी छोड़ना। उस समय जलीय अंश, सौम्य अंश, कफ, तरलता, क्लेद क्या होता है? विसर्ग मानी छोड़ना। बादल वर्षा करते हैं, फिर ओसें गिरती हैं, फिर धुंध गिरती है, वर्षा में वर्षा होगी, और उसके बाद क्या होगा? ओस गिरने लग जाएगी। बीच की जो ऋतु है कौन सी? शरद ऋतु। और उसके बाद हेमंत में जल ही जल। कैसे? आप घूमने जाओगे तो नाक के माध्यम से भी जल जाता है सब जगह, दिन में भी धुंध ही धुंध रोसी। तो वो क्या है? उस समय भगवान चंद्रमा बलशाली हो जाते हैं, क्लेद ही क्लेद सब जगह। उसमें सब पशु पक्षी, लता, औषधियाँ सब क्या होती हैं? बलशाली हो जाती है, उनकी शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए उसका नाम क्या है? विसर्ग काल। वो विसर्ग है। ठीक हो गया? तो वो क्या है? सौम्य है। वो क्या है? आग्नेय है। अब ये बात समझ में आ जाएगी तो आपको ऋतुचर्या में कितनी सरलता हो जाएगी। आपको ये नहीं पूछना पड़ेगा ये चीज़ खाऊं कि नहीं खाऊं, ये करूं कि नहीं करूं। आपको पदार्थ का गुणधर्म पता होगा तो आप तुरंत, किसी को जुकाम हो गया, क्या लें जी, क्या नहीं लें जी, आपको पता चल जाएगा ऋतु के अनुसार किस ऋतु में क्या लेना चाहिए। अब गर्मी आ रही है, आप क्यों शरबत पिएंगे? सर्दी आएगी, आप शरबत पीते हैं क्या? नहीं पीते। च्यवनप्राश खाते हैं, गर्म चीज़ें खाते हैं, केसर का दूध पीते हैं, मुलेठी, शुंठी का दूध पीते हैं, पीपल डालते हैं उसके अंदर। ये क्या है? ये वही सिद्धांत है, क्योंकि वो अग्नि तत्व प्रधान है। तो वो कब लेंगे हम? हेमंत ऋतु में। अब कौन सी ठंडी चीज़ें कौन से लेंगे? बेल का शरबत पिएंगे, जौ का सत्तू बनाएंगे, खांड का सत्तू बनाएंगे, तरबूज खाएंगे, खरबूज खाएंगे। क्यों? क्योंकि उनमें जलीय अंश, आप्य भाग, कफ की वृद्धि करने वाला तत्व बहुत ज़्यादा है, और शरीर को उसकी आवश्यकता है क्योंकि सूर्य ने सारा खींच लिया है। ये सिद्धांत समझ में आ गया, फिर आपको ऋतुचर्या समझ में आ जाएगी। और ऋतुचर्या आ गई, फिर आप बीमार क्यों होंगे? फिर आप बीमार नहीं होंगे। हमारे जीवन शैली में थी। तो ये चीज़ें। अब क्या कहा? अब आदान काल को आदान काल क्यों कहते हैं? मैंने बता भी दिया, आचार्य की भाषा में बताता हूँ। आदत्ते पृथिव्याः सौम्यान्सं बलम च। उत्तरायण ज्योतिष का विषय, आदान काल आयुर्वेद का विषय, यानी नामकरण। प्रसंग आ रहा है तो बता दूं मैं। उत्तरायण को अध्यात्म में देवयान कहते हैं।
और दक्षिणायन को पितृयान कहते हैं। तो अध्यात्म में अलग नाम है, ज्योतिष में अलग नाम है, आयुर्वेद में अलग नाम। तो इसको आयुर्वेद में उत्तरायण को आदान काल क्यों कहते हैं? आदत्ते है पृथिव्या सौम्य अंशम, ये पृथ्वी के सौम्य अंश को, सौम्य अंश समझ गए ना, तरलता जिसमें जलीय अंश है, कफ है, उस अंश को आदत्ते ग्रहण करता है। ये बात मैं बता चुका, आचार्य ऐसा कह रहे हैं। और बलम च, प्राणियों के, लता वनस्पतियों के बल का भी आदत्ते उनको खींच लेता है, ले लेता है। कौन? उत्तरायण आदान काल। और विसर्ग काल क्या है? विसृजति पृथिव्या सौम्यांशम, पृथ्वी का जो सौम्य अंश है उसको विसृजति छोड़ता है। मैंने बताया था ना, विसर्ग काल छोड़ता है उसको, इसलिए उसका नाम विसर्ग है। इनके नामकरण क्यों है? कर्म के अनुसार है। उस काल में जो कर्म हो रहा है उसके अनुसार उसका वो नाम है। उस काल में जो कर्म हो रहा है इसलिए उसका वो नाम, आदान ग्रहण करना, विसर्ग छोड़ना। तो पृथ्वी के सौम्य अंश का ग्रहण हो रहा है उत्तरायण में, वो आग्नेय है। दक्षिणायन क्या है? सौम्य है, वो सौम्य अंश को छोड़ता है, ये कहा। अब हम प्रकृति विषय पर आते हैं, ठीक है कि नहीं जी? ग्रीष्म ऋतु पर हम पहले विचार करेंगे ऋतुचर्या में, ठीक है कि नहीं जी? तो अब एकदम से तो एक व्यक्ति बीमार है, अब तक उसको जूस दिया जा रहा था, सर्दी में मुनक्का ही दी जा रही थी, कमजोरी आ गई, गर्मी में मौसमी का जूस दे रहे हैं, है ना? और एकदम उसको आप घी खिला देते हैं क्या? गोंद बादाम के लड्डू बना देते हैं क्या? नहीं बनाते ना, धीरे धीरे अंतर आता है। ऐसे ही अब उत्तरायण कब हुआ? 21 जून को समाप्त हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो जाएगी। उस दिन समझिए हम बहुत क्षीण थे, तो क्या 22 को हम बलशाली हो जाएंगे? दक्षिणायन तो आरंभ हो गया, उस दिन तो सौम्य अंश मिलने लग जाएगा? नहीं होगा ना। कब होंगे? 21 दिसंबर तक पूरा मिलेगा, उसके बाद उत्तरायण होगा। तो ये बताते हैं कि भाई ग्रीष्म ऋतु और उधर है वर्षा ऋतु, ये दोनों क्षीणता की ऋतुएं हैं। यहां से शिशिर ऋतु से धीरे धीरे हमारी जो शक्ति थी सूर्य ने कम की, वसंत ऋतु में और कम कर दी, और ग्रीष्म ऋतु ने और कम कर दी। तो वो जो धीरे धीरे पुष्टि होगी, तो वर्षा ऋतु क्या होगी? विसर्ग काल है, धीरे से थोड़ा सा अंतर आएगा, वृद्धि होगी। शिशिर ऋतु में और वृद्धि होगी, हेमंत में और। तो आचार्य कहते हैं आदौ अन्ते च दौर्बल्यम, विसर्ग आदानयो, विसर्ग काल और आदान काल। विसर्ग काल समझते हैं, अभी बताया, दक्षिणायन विसर्ग छोड़ना। तो विसर्ग काल के आदि में दुर्बलता होती है। जुलाई अगस्त में शरीर बहुत क्षीण होंगे, बहुत ज़्यादा बीमार होंगे हम। क्यों? जठराग्नि मंद होती है, शरीर में कुछ छोड़ा ही नहीं सूर्य ने, ग्रीष्म ऋतु ने। सूर्य चरम पर था ना ग्रीष्म ऋतु में। तो वर्षा ऋतु के आदौ आदि में दुर्बलता होती है, और आदान काल जो उत्तरायण था उसके अंत में अर्थात ग्रीष्म ऋतु में दुर्बलता होती। तो ग्रीष्म ऋतु की हम पहले चर्चा कर रहे, इसलिए मैं वहीं उसी बात पे आ रहा था कि ग्रीष्म ऋतु वो क्या है? आदान काल का अंतिम समय है। उस समय हमारी दुर्बलता अधिकतम होती है। मनुष्य, पशु पक्षी, लता वनस्पतियाँ, वृक्ष, सब की, जो भी पृथ्वी पर है। ये मैं उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा हूँ, दक्षिणी गोलार्ध की बात नहीं कर रहा, वहाँ अलग है। ऐसे ही वर्षा ऋतु क्या है? दक्षिणायन का आरंभ है। वर्षा ऋतु में भी पहला मास कौन सा है? श्रावण है। श्रावण मास में भी पहला पक्ष, पहले पक्ष में भी पहले प्रतिपदा आदि तिथियां, अर्थात श्रावण की प्रतिपदा से, ये चंद्रमा वाले मास नहीं कह रहा मैं, ग्रीष्म ऋतु के मास कह रहा हूँ, सूर्य वाले कह रहा हूँ, सूर्य का श्रावण मास, उससे धीरे धीरे आप बढ़ेंगे। तो आचार्य कहते हैं कि भाई
दुर्बलता होती है 2 महीनों में, विशेष ध्यान रखना है। ग्रीष्म ऋतु अंत है आदान काल का और वर्षा ऋतु विसर्ग काल का आदि है। इसलिए क्या कहा, विसर्ग आदानयो, विसर्ग काल के जो है आदि में और आदान काल के आरंभ में बहुत दुर्बलता होती है। तो अब हम अगले व्याख्यान में ग्रीष्म ऋतु क्या है और उसमें आहार विहार क्या होना चाहिए, इस पर विचार करेंगे। मूल बात क्या समझ में आई कि ग्रीष्म ऋतु क्या है, उत्तरायण का अंतिम 2 मास का नाम है। उस समय हमारे शरीर की शक्ति न्यूनतम होती है और उन ऋतुओं में क्या होता है, तिक्त, कसाय और कटुक रस के कारण शरीर क्षीण हो जाता है। तीनों क्या करते हैं, क्षीणता पैदा करते हैं। रोग को तो कम करते हैं ये, वो आयुर्वेद का विषय जब बताऊंगा, रस अलग विषय होगा। तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि अब हम अगले व्याख्यान में ग्रीष्म ऋतु पर विचार करेंगे। तो उसका मूल सिद्धांत आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन से रस थे, उत्तरायण में आप में दुर्बलता थी, क्यों आई थी, उसके आधार पर कौन सी वस्तु लेनी है, कब लेनी है, कैसे लेनी है, तब आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो आज का ये वक्तव्य यहीं समाप्त करते हैं, शेष अगले व्याख्यान में विचार करें। ओम शांति।